सत्य कितना निष्ठुर, निर्मम और निर्दयी, अपवित्र और कुरूप भी। जो कुछ देखा सुना बिना नमक मिर्च लगाए, बिना शहद का लेप चढ़ाए जस का तस बखान कर दिया। हमें सच बोलना सिखाया जाता है कहानियों, किस्सों और लोकोक्तियों के माध्यम से। जितने भी प्रमुख रिलीजन अस्तित्व में हैं, सत्य को उनका बुनियाद समझा गया है। लेकिन रिलीजन ही है जिसे सबसे ज़्यादा डर है इससे। सच कहा जाए तो स्पष्ट किया जा सकता है किस धर्म के अनुयायी कितने उदार हैं और कौन सा धर्म कितना कट्टर, किस धर्म में स्त्रियां सबसे ज़्यादा स्वतंत्र हैं और कौन सा धर्म है जो जीव दया के भाव से ओतप्रोत है, और भी तमाम बातें। सच को अगर सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए, लेकिन जो सच बोलेंगे मारे जाएंगे। यह तो काफ़ी बाद की बात हुई। क्या कोई इंसान केवल इतना सच्चा हो सकता है कि वह दूसरों के बारे में, जैसे अपने मित्र, परिवार के सदस्य, परिजनों के बारे में सबसे मामूली और सबसे कठोर अनुभवों को बिना किसी पर्दे, बिना किसी लाग लपेट के साझा करे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं, चाहे कोई कुछ भी नसीहत दे। लेकिन हकीकत यह है कि इससे रिश्तों में दूरियां आएगी, संबंधों में करवाहट आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कार्ल ओव नोसगर्ड की ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप के बारे में। यह नॉर्वेजियन भाषा में लिखी गई है और 6 खंडों में प्रकाशित है। अब तक इसके 35 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हिंदी में इसका अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है और संभावना भी नहीं है। यह आधुनिक यूरोपीय साहित्य की सबसे साहसिक और चर्चित कृतियों में से एक है। यह कोई पारंपरिक आत्मकथा नहीं है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों, पारिवारिक तनाव, पिता की मृत्यु, अपने पत्नी और बच्चों के साथ जीवन, लेखक बनने का संघर्ष, यहाँ तक कि शर्म, अपराध बोध और यहाँ तक कि मृत्यु की बारीकियों तक को निष्ठुर होकर पेश किया है। यह किताब काफ़ी विवादित रही है क्योंकि इसमें नोसगार्ड ने अपने परिवार और परिचितों को बिना नकाब के लिखा है। लेकिन आलोचकों ने इसे 21वीं सदी का सबसे ईमानदार और गहरे साहित्यिक प्रयोगों में से एक माना है। प्रस्तुत है मीन कैंप, जो कि अंग्रेजी में माई स्ट्रगल नाम से अनुवादित है, का एक अंश। इसे हिंदी में अनुवाद किया है प्रवीण कुमार झा ने। हृदय के लिए जीवन सामान्य है। यह तब तक धड़कता है जब तक धड़क सकता है, और फिर यह रुक जाता है। आज नहीं तो कल एक दिन यह धड़कन अपनी मर्जी से रुक जाएगी और रक्त शरीर के सबसे निचले बिंदु की ओर बहकर एक स्थान पर जम जाएगा। बाहर से यह एक काले कोमल धब्बे की तरह नजर आएगा। चाहे आदमी कितना भी गोरा हो, जैसे जैसे शरीर का तापमान घटेगा, भुजाएं अकड़ जाएंगी और अंतड़ियां सूख जाएंगी। पहले कुछ घंटों में यह प्रक्रिया इतनी निष्ठुरता से घटती है जैसे यह कोई धर्म कर्म हो, जैसे जीवन का अंत कुछ स्पष्ट नियमों से हो रहा हो, जिनसे मृत्यु के प्रतिनिधि भी बंधे हैं। इस हद तक कि वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक जीवन एक नए स्वरूप के आने से पहले पूरी तरह खत्म न हो जाए। एक ऐसे बिंदु तक जहां से जीवन पुनः वापस न आ सके। असंख्य कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से अब रोकना असंभव है। अगर वे कुछ घंटे पहले प्रवेश करने का प्रयत्न करते तो उन्हें प्रतिरोध मिलता, लेकिन अब शांति है और एक कीटाणु सहजता से इस आर्द्र अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। वे शरीर के हैवर्स नलिका से गुजरकर लीवर कुंभ ग्रंथियों से होते हुए लैंगरहैंस द्वीप समूह पहुंचते हैं। वहां से वे गुर्दे के बोमेन कैप्सूल, रक्त मज्जाओं के क्लार्क स्तंभों और मस्तिष्क के काले पदार्थ से गुजरते हुए हृदय तक पहुंचते हैं। हृदय अब तक सुरक्षित है, लेकिन इसकी वह गतिविधि खत्म हो चुकी है जिसके आधार पर इसकी संरचना है। एक विचित्र एकांत, जैसे किसी कारखाने के सभी कर्मी जल्दबाजी में कहीं भागने को विवश हुए हों।
या फिर जैसे एक घने जंगल में खड़ी पीली गाड़ियां या किसी पहाड़ी से नीचे लटकती एक पुरानी रस्सी जिसमें अब भी पानी से भरी एक बाल्टी बंधी है। शरीर से जीवन के निकलते ही यह मृत्यु के अधीन हो जाता है। शरीर ही क्या, ये लैंप, सूटकेस, कालीन, दरवाजे, खिड़कियां, खेत, दलदल, धाराएं, पहाड़, बादल, आकाश, इनमें कोई भी हमारे लिए पराये नहीं। हम ऐसे ही वस्तुओं और सिद्धांतों से घिरे हैं जो मृत संसार का अंश है। लेकिन फिर भी हमें किसी के मृत स्वरूप से इतनी घृणा नहीं होती जितने कि मनुष्य की। कम से कम हम लाशों को अपने पास देखना तो पसंद नहीं करते। बड़े बड़े अस्पतालों में वे न सिर्फ छुपा कर रखे जाते हैं बल्कि उनको जिन कमरों में रखा जाता है वे भी छुपे हुए होते हैं। उनके अपने लिफ्ट, अपने तहखानों के गलियारे, और अगर आप वहां तक पहुंच भी गए तो उनका शरीर सफेद चादर में लिपटा मिलेगा। जब उन्हें अस्पताल से बाहर ले जाया जाता है तो एक विशेष द्वार से ले जाया जाता है, ऐसी गाड़ियों में जिनके शीशे चढ़े होते हैं। गिरजाघर के मैदानों में भी उनके लिए अंधेरे कमरे होते हैं और उन्हें जमीन में गाड़ते समय भी ताबूत में बंद रखा जाता है। पता नहीं इससे आखिर क्या लाभ मिलता है। खुली लाशों को अस्पताल के गलियारों में साधारण टैक्सी में लिटाकर या बिठाकर भी लेकर जाया जा सकता है। किसी को उनसे कोई खतरा नहीं। अगर एक वृद्ध व्यक्ति सिनेमा हॉल में फिल्म देखते मर गया तो उसे वहीं बैठने रहने दिया जाए, चाहे तो अगले शो तक भी। अगर कोई शिक्षक विद्यालय के मैदान में हृदयाघात से मर गए तो उन्हें वहीं लेटे रहने दिया जाए। तुरंत ले जाकर क्या होगा? जब तक उनके परिजन आ नहीं जाते उनको पड़े रहने दिया जाए, चाहे वे दोपहर को आए या देर रात। अगर कोई चिड़िया आकर उनके शरीर में चोंच मार ही दे तो क्या होगा? और वैसे भी कब्र में लिटाकर उनके शरीर की क्या बेहतर कद्र होने वाली है। जब तक कोई लाश किसी का रास्ता नहीं रोकती उसे हटाने की क्या जरूरत है? वे दोबारा तो नहीं मर सकते। जाड़े की ठंडी हवाएं तो इस मामले में अधिक अनुकूल होंगी। एक बेघर व्यक्ति ठंड में बेंच पर बैठे बैठे मर जाए, कोई एक ऊंची इमारत या पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ले, एक वृद्धा सीढ़ियों से गिर जाए, ट्रैफिक दुर्घटनाओं में एक शरीर गाड़ियों के मध्य दब जाए, एक शराबी फिसलकर झील में गिर जाए, या एक बच्ची खेलते खेलते किसी बस की टायर के नीचे दब जाए, इन्हें सार्वजनिक आंखों से छुपाने की क्या आवश्यकता है? शिष्टाचार? इससे बेहतर शिष्टाचार क्या होगा कि बच्ची के माँ बाप को वही दबा कुचला शरीर उसी जगह दिखाया जाए जहाँ यह घटना हुई। उसका कुचला हुआ सर, छिन्न भिन्न शरीर, खून से लथपथ बाल और उसकी अब तक बेदाग जैकेट। पूरी दुनिया के समक्ष कोई रहस्य नहीं, जैसी वह थी वैसी ही। लेकिन लोग उस 1 घंटे का भी इंतजार नहीं करना चाहते जब तक उसके माँ बाप आ जाएं। वह शहर जो लाशों को तुरंत नहीं हटाता, जो मरे हुए व्यक्ति को यथास्थान छोड़ देता है, हाईवे पर, गलियों में, पार्क में, गाड़ी पार्किंग में, वह शहर नरक कहलाता है, जबकि ये नरक हमारे यथार्थ के अधिक करीब है। हम ये जानते हैं लेकिन इसका सामना नहीं करना चाहते। मृत्यु को छुपाना सामूहिक शोषण का जीता जागता प्रतीक है। लेकिन आखिर किसका शोषण हो रहा है यह स्पष्ट नहीं। यह मृत्यु तो नहीं, क्योंकि यह तो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखबार और टेलीविजन मृत्यु को समुचित स्थान देते रहे हैं। मृत्यु के परिस्थितियों के अनुसार इसके महत्व घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन वार्षिक औसत लगभग अस्थायी है और ये इतने माध्यमों से संचारित होते हैं कि आप इन खबरों से बच नहीं सकते। किंतु इस तरह की मृत्यु हमारे लिए खतरा नहीं, बल्कि हम तो ऐसी मृत्यु देखना और पढ़ना चाहते हैं। गल्प कथाओं में इतनी लाशें गिरती हैं कि इसे गुप्त रहने का तात्पर्य समझ नहीं आता। अगर मृत्यु की चर्चा से हमें डर नहीं लगता तो लाशों को छुपाना क्यों? या कहीं हम यह समझते हैं कि मृत्यु की परिकल्पना और वास्तविक मृत्यु भिन्न है?
संभव है कि हमारे मन में मृत्यु की परिकल्पना इतनी गहरी है कि उसमें तनिक भी विकृति हमें भयभीत करती है और हम उस विकृति को दुनिया की नज़रों से छुपाते हैं। यह कोई सोची समझी योजना नहीं है जो श्राद्ध कर्मों के माध्यम से की जाने लगी है और अपने स्वरूप अतार्किक से तार्किक, सामूहिक से व्यक्तिगत रूप में बदलती रहती है। बल्कि लाशों को छुपाना तो कभी प्रश्न रहा ही नहीं। यह तो युगों युगों से होता आ रहा है, किसी ऐसी अनिवार्यता से जिसे कोई नहीं जानता। अगर किसी पतझड़ के मौसम में एक इतवार की दोपहर आपके पिता घर के बाहर मर जाएं, आप जल्दी से उनके मृत शरीर को घर के अंदर लाकर चादर से ढक देते हैं। प्रवृत्ति यही तक सीमित नहीं है, हम उन्हें जमीन के करीब भी यथाशीघ्र रख देते हैं। किसी भी अस्पताल का मुर्दा घर चौथी मंजिल पर नहीं होता। लाशें सदैव जमीन के करीब निचले तल पर या तहखाने में ही रखी जाती हैं और आगे भी जो एजेंसियां इन लाशों से गुजरती हैं उनका भी यही नियम है। बीमा कंपनी 8वें मंजिल पर भले होंगी, लेकिन श्राद्ध कर्म कार्यालय निचले तल पर ही होंगे, मुख्य सड़क या गली पर। संभव है कि इसका वैज्ञानिक कारण यह रहा हो कि जमीन के नीचे तापमान कम रहता हो तो ऐसी रीति बन गई हो, लेकिन आज के कोल्ड स्टोरेज के ज़माने में भी यही रीति है। क्या जमीन के ऊपर लाश को ले जाना और मृत्यु विरोधाभासी हैं? जैसे हम सभी मनुष्यों के अंदर यह धारणा बस गई हो कि मृत्यु सदैव इस मिट्टी के करीब ही है। यह प्रतीत होता है कि मृत्यु का संचार 2 माध्यमों से होता है, एक जो छुपाने या गुरुत्वाकर्षण से होता है, मिट्टी और अंधेरे से, और दूसरा खुली हवा से, हल्केपन से। मध्य एशिया में एक पिता अपने बच्चे को विनाश से बचाने के लिए भगाकर ले जा रहा है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। उनकी लाशों से लटकते मांस के लोथले तमाम टीवी, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में पसर जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में मृत्यु की एक और छवि अंकित हो जाती है। इन छवियों में न कोई वजन होता है, न गहराई, न समय, न स्थान, और न वे लोग जो इन शरीरों को कभी धारण करते थे। अब वे कहीं नहीं हैं और अब वे हर जगह हैं। इनमें से कई लोग हमारे आंखों सामने से गुजरकर दिमाग की सिलवटों में दब जाते हैं। एक स्की करती हुई युवती की जांघ में एक चोट लगती है, उसकी एक धमनी फट जाती है और उसके साथ साथ उसका शोणित भी पहाड़ से लुढ़क रहा होता है। उसके शरीर के नीचे आने से पहले ही वह मर चुकी होती है। एक हवाई जहाज उड़ता है और उड़ते ही उसकी पत्तियों में आग लग जाती है और पल भर वह काले धुएं का एक बड़ा गोला बनकर नीले आकाश में लुप्त हो जाता है। उत्तरी नॉर्वे में एक मछुआरा नाव सहित गायब हो गया। टीवी पर बताया गया कि मौसम साफ था, कोई तूफान नहीं आया और हेलीकॉप्टर से लिए चित्र भी बस एक वीरान समंदर दर्शा रहे हैं। आकाश में कुछ बिखरे बादल दिख रहे हैं, लेकिन उतने घने भी नहीं। वह बस यूं ही एक दिन मर गया। रिपोर्टर टीवी पर कुछ कह रहे हैं और मुझे भी बस एक वीरान नीला समंदर ही दिख रहा है। और तभी एक क्षण के लिए मुझे उस जल से उभरता एक चेहरा दिखाई दिया। पता नहीं यह एक क्षण के लिए था या उससे भी कम, लेकिन यह छवि मेरे जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ गई। और जैसे ही यह छवि ओझल हुई, मुझे लगा यह बात किसी को बतानी चाहिए।